नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 वर्ष से नहीं मिला किराया, मकान मालिक ने लगाया आंगनबाड़ी में ताला। ट्रैक्टर पर सवार होकर पौधारोपण करने पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष। बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने जिला प्रशासन की टीम ने किया निरीक्षण। वन विभाग ने खड़ी की दीवार, 1 दर्जन गांव का बंद हुआ रास्ता। और 6 जुलाई से भाजपा शुरू करेगी सदस्यता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों महाराष्ट्र में भीषण बारिश की वजह से पुणे में एक घर की दीवार गिर गई थी, जिसमें 15 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। इस घटना में बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र के 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुणे में मृतकों के शव बालाघाट लाने का जिला प्रशासन ने इंतजाम किया। वे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से रात्रि में नागपुर पहुंचेंगे। शव किरनापुर तहसील के ग्राम पारडी के प्रहलाद रावते एवं चंदन रावते की गत दिवस महाराष्ट्र राज्य के पुणे में अति वर्षा के कारण दीवार गिरने से मृत्यु हो गई है। जिला प्रशासन ने दोनों मृतकों के शव पुणे से बालाघाट लाने का इंतजाम किया है। दोनों मृतकों के शव इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से 2 जुलाई की रात्रि में 1:30 बजे नागपुर पहुंचने की संभावना है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने किरनापुर के नायब तहसीलदार को नागपुर विमानतल से प्राप्त कर मृतकों के गृह ग्राम पारडी पहुंचाकर उनके परिजनों को सौंपने कहा है। नायब तहसीलदार मृतकों के शव प्राप्त करने के लिए नागपुर पहुंच गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी भवनों का बीते 1.5 वर्ष से किराया मकान मालिक को नहीं मिला। नतीजा, परेशान होकर कुछ मकान मालिकों ने आंगनवाड़ियों में ताला जड़ दिया। लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला प्रशासन सहित प्रदेश शासन से गुहार लगाई जा रही है। किराए के भवन में संचालित आंगनवाड़ी का किराया लंबित है, उसे दिया जाए। बहुत इसके शासन ने उसे ध्यान नहीं दिया जाए। बावजूद इसके शासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आंगनवाड़ी भवनों के मालिकों ने उस पर ताला जड़ दिया। सोमवार को जब हम आंगनवाड़ी पहुंचे तो उस पर एक और ताला लगा हुआ था। आंगनवाड़ी भवन के मालिक से पूछने पर उसने सीधे शब्दों में कह दिया कि पहले किराया लाओ तभी ताला खुलेगा। ये क्या है, 1.5 वर्ष हो गए मकान किराया नहीं मिला है, इसलिए मकान मालिक ने ताला लगा दिया। क्यों नहीं मकान किराया मिला अभी तक? अब ये विभाग ही बता सकता है कि क्यों नहीं मिला। कब से नहीं मिल रहा है आप लोगों को? ये मार्च 2018 से अभी तक कोई भी किराया नहीं मिला। तो आप फिर कैसे करेंगे? बच्चे तो सब बैठे हुए हैं बाहर। अब हम तो अनुरोध कर रहे हैं मकान मालिक से कि खोल दिया जाए। मैडम से भी बात हो गई, सुपरवाइजर मैडम से। उन्होंने बोले 8 दिन के अंदर किराया डल जाएगा, आप खुलवा लो ताला। अच्छा, तो मैडम राजी हुई कि नहीं हुई मकान मालिक आपके? वो तो कह रही है अभी मेरे को प्रत्यक्ष में 2000 दो, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं, क्योंकि मेरा खुद मानदेय नहीं आया है 2 महीने से। आपका ही मानदेय नहीं आया 2 महीने? नहीं। जिन मकान में आंगनवाड़ी भवन संचालित है उनके मालिकों ने बताया कि लंबा समय हो गया किराया नहीं मिल रहा है, जिस कारण उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज उन्हें तालाबंदी का फैसला करना पड़ा है। यहाँ पे आपने ताला लगा दिया, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होती थी, ताला लगा दिया। क्यों लगा दिया आपने ताला? भैया 1.5 साल से हमको कमरा का किराया नहीं मिल रहा है। 1.5 साल हो गए हमको कमरे का किराया नहीं मिले, बोले डल जाएगा 1.5 साल लग देखिए हमने। हाँ। अब काफी कमरे में किराया नहीं, अब ये आंगनबाड़ी खाली कर रहे हैं तो ये वहाँ जा रहे हैं भवन में। तो अब आंगनबाड़ी से चले जाएंगे तो हमारा पैसे गया ना। गया का नहीं 1.5 साल का है। अब 2-3 साल से कमरा इनने किराया खोले तो हमको पैसे मिल जाता था, वहाँ हमारे नाम पे बैंक में आ जाता था पैसे, तो हम जाकर ला लेते थे। अब 1.5 साल से पैसे नहीं डल रहा है। तभी बच्चे लोग पूरे बाहर है, अभी ताला खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? है तो उनको बोल रही हूँ 2000 जब भी दो हमको खोल देते ताला। अब 1.5 साल का किराया पड़ा है। आंगनवाड़ी भवनों के किराया नहीं मिलने के विषय में महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी बताती है कि 1 दिन पहले ही हमें आवंटन प्राप्त हुआ है। जल्द से जल्द मकान मालिकों के खातों में राशि जमा करवा दी जाएगी। ग्राम पंचायत कोसमी है, कोसमी के वार्ड क्रमांक 5 की जो आंगनबाड़ी है
मैडम उसको आज तालाबंदी कर दी गई थी, मकान मालिक ने ताला बंद कर दिया था मैडम, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं लगने दिया जाता। उनसे जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि हमें मकान का किराया नहीं मिल पाया। ये सही है कि अभी पहले बजट किराया जो है उसमें बजट नहीं था किराया में, पर अब कल ही हमारे पास बजट आ गया है। जितना हमने डिमांड किया था पूरा आ गया, जितने लंबित देयक थे सारे भुगतान हो गए हैं और सभी के जून 19 तक के भुगतान कर दिए गए। मैडम डेढ़ साल से उनको किराया नहीं मिला था, लंबे समय से दिसंबर 17 का था और अप्रैल 18 से मई 18 था और बीच बीच में जो भी हमें आवंटन आया था हमने सब उनको दिया है और अभी सबका निरंतर भुगतान हो गया है जून 19 तक का। बस स्टैंड में बढ़ती यात्री गाड़ियों का बोझ और उस पर अव्यवस्थित होता यातायात, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन के अधिकारी स्वयं बस स्टैंड पहुंचे और बस ऑपरेटरों के साथ मिलकर एक साझा कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें उनसे भी रायशुमारी ली गई कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है और क्या व्यवस्थाएं करनी है। बस स्टैंड में अव्यवस्थित दुकान, ऑटो सहित बसों के अव्यवस्थित खड़े होने से यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण अधिकांश समय बस स्टैंड के भीतर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिकारियों ने सख्त निर्देशित कर दिया गया है कि अब जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। रिक्शा वाला फिर वहाँ जाएगा जहाँ पर बता रहे जो न्यायालय के उस तरफ वाला, कुटुंब न्यायालय के उस तरफ वाला रिक्शा स्टैंड है ना, ऑटो और रिक्शा स्टैंड उधर जाएगा। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया बताते हैं कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश की संपूर्ण बस स्टैंड में बसों को खड़े होने के लिए मार्किंग, ऑटो रिक्शा के खड़े होने के लिए मार्किंग और दुकानों के मालिकों के द्वारा अव्यवस्थित सामान रखने पर उन्हें हिदायत दी गई है। कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का निर्देश था कि बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। उस संबंध में आज पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने आज बस स्टैंड का पूरा निरीक्षण किया है। बसों को किस हिसाब से यहाँ व्यवस्थित तरीके से पार्किंग लगाना है उसका लेआउट बनाएंगे और लेआउट बना करके बसों को इनका पार्किंग और इनका ट्रैफिक व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। सर लाइनिंग का भी कुछ हाँ, यहाँ पर बसों को खड़ी करने के लिए निर्धारित एक लाइनिंग डलवाई जाएगी और उसी पे बस खड़ी करके उनको फिर व्यवस्थित तरीके से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बनाने की एक पहल है। बस स्टैंड के भीतर दुकान संचालकों के द्वारा सड़क तक अतिक्रमण करना और बसों के लिए मार्किंग कर उसी के आधार पर खड़े करना, इन सब व्यवस्था के लिए यह निरीक्षण किया गया है और जल्द ही इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपने निरीक्षण किया, आपने किस तरीके का व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे बसों की पार्किंग व्यवस्था? ये कल शाम को माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगर में भ्रमण किया गया था। वहाँ पर ये पाया गया कि मुख्य बाजार में लोगों ने अपनी दुकान के बाहर सामान लगाया है, उस कारण से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग इसी तारतम्य में जो बसों के आवाजाही में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसको आज हम पुलिस अधिकारियों के साथ में यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ सबसे पहले बसों को व्यवस्थित खड़े करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। लगभग यहाँ पर एक समय में करीब लगभग 40-45 बसें खड़ी रहती हैं और बसों का आना जाना रहता है, तो उनको खड़ी करने की व्यवस्था होने के बाद फिर बसें अपने स्थान पर खड़ी होंगी। तो ये बेतरतीब यहाँ का बस स्टैंड का जो यातायात वो भी दुरुस्त होगा और यहाँ से जो ऑटो स्टैंड और आपको बता दें कि बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के लिए अमूमन सभी जिला अधिकारियों ने अपनी तरफ से समय समय पर मुहिम चलाई, लेकिन जैसे ही जिला अधिकारी बदल जाते हैं बस स्टैंड की व्यवस्था फिर से बदहाल हो जाती है। एक बार फिर जिले के कलेक्टर और एसपी ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, जिसमें आम जनता बस स्टैंड के भीतर अच्छी सुविधा का लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हेना कावरे का 2 जुलाई को उद्यान विभाग की हट्टा रोपणी का भ्रमण के दौरान अलग ही अंदाज देखने को मिला, जब संजय निकुंज तक पहुंचने वाली सड़क खराब होने के कारण ट्रैक्टर पर सवार होकर रोपड़ी पहुंची। हेना कावरे ने कहा कि किरनापुर एवं लांजी के पहुंच विहीन क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों को बनाया जाएगा और आम जनता को आवागमन के लिए अच्छी सुविधा देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगे बताओ। बोली उस दिन निश्चित रूप से किसान बंधुओं से बना रहता है।
कि यहाँ आने का उद्देश्य निश्चित रूप से आप लोगों की समस्याओं को जानना। रोड, पुल, पुलिया, ये तो हमारी आवश्यकताएं है और इनको हमको पूरा करना ही है, लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार ने नर्सरियों की स्थापना की है वो उद्देश्य कैसे पूरा हो, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। भी कर्मचारियों को जो डेली यहाँ पर आते हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस रोड की हालत, जिस रोड से अभी हम आए हैं उसकी हालत इतनी दयनीय, उसके बावजूद भी यदि इस नर्सरी में आप लोग लगातार काम कर रहे हैं तो वाकई में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज का युवा खेती से तो दूर हो रहा है और धान का उत्पादन करने में अपनी रुचि नहीं दिखाता, महानगरों की चकाचौंध की ओर भाग रहा है। लेकिन सरकार अपनी योजनाओं में थोड़ा सा बदलाव करे तो किसानों को भी खेती का पूरा लाभ मिले। इन सभी मांगों को लेकर मंगलवार को अन्नदाता किसान संगठन के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। अन्नदाता किसान संगठन के जिलाध्यक्ष और सेवानिवृत्त उपयंत्री मुरली मनोहर श्रीवास्तव बताते हैं कि जिले के भीतर धान का अच्छा खासा उत्पादन होता है, लेकिन आज का युवा इस ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए शासन को अपनी योजनाओं में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों से दिया जाने वाला अनाज शासन को 40 रुपए किलो तक का खर्च करना पड़ता है। यही अनाज यदि शासन किसानों से सही दामों में खरीदे तो उसे 30 रुपए किलो मिलेगा। इसमें शासन का भी पैसा बचेगा और किसानों को भी अच्छी खासी आय होगी। हमारी मांग शासन से है, भारत सरकार से, कि जो किसानों का अनाज सरकार सस्ते में बिगड़ा से किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इसकी समस्या का समाधान के लिए थोड़ा सुझाव सरकार को दिया है। सुझाव ये है कि 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो अनाज जो सरकार गरीबों को दे रही है उसमें सरकार का 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खर्चा रहा है। तो शासन 40 रुपया उनके खाते में डाल दे और वो हमसे 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया में हमसे अनाज खरीदें, तो हमारा अनाज जो 20 रुपये किलो बिक रहा है वो तत्काल 1.5 गुना हो जाएगा, कम से कम 1.5 गुना हो जाएगा। हमारी समस्या हल। इससे 2, 3, 4 9 बिंदु हमने दिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि ये समस्या हल होती है तो हमारे जो बच्चे जो रोज कृषि कार्य से विमुख हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आय कम होने के कारण, वो इसमें लौट आएंगे और उससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। ये सारी समस्याओं का समाधान है। लोगों का ट्रांसपोर्ट में जो खर्च हो रहा है सरकार का, अनावश्यक बालाघाट का माल सिवनी जा रहा, सिवनी का छिंदवाड़ा जा रहा, कहीं दुनिया भर, पूरे हिंदुस्तान में, तो वो ट्रांसपोर्ट की समस्या भी हल हो जाएगी। और किसान जो रखरखाव में बर्बाद हो रहा है वो अनाज बर्बाद होना बंद हो जाएगा, क्योंकि किसान अपना सामान लेगा। तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारे किसान की आय बिना किसी 1 रुपया खर्च किए शासन के तत्काल 1.5 गुनी। अन्नदाता किसान संगठन कटंगी तहसील अध्यक्ष दीपक पुष्पा तोड़े बताते हैं कि सरकार बिचौलियों का साथ दे रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, अपनी योजनाओं में थोड़ा सा फेरबदल करे तो जिले के किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा और उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। सरकार ने सुनना चाहिए, बहुत अच्छी ऐतिहासिक पहल है। इसके लिए सरकार को एक आध कमेटी भी बैठाना जरूरी होगा और बहुत अच्छा निर्णय है। मैं तो बोलता हूँ कि सरकार ने इस बात के ऊपर तुरंत अमल करना चाहिए। हमारा ऐसा है, आगे चल के संगठन के माध्यम से हम समय समय पे हम शासन प्रशासन को जागरूक कराते ही है और इसके माध्यम से भी अगर ऐसा अगर कोई होता तो आगामी दिनों में इसके लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। वन विभाग की नई योजना के तहत वे अपने जंगलों को तार की बाउंड्री से सुरक्षित करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के भीतर कई स्थानों में कार्य चल रहा है। ऐसा ही कार्य परसवाड़ा क्षेत्र में भी चल रहा है, जिस कारण 11 गांव के ग्रामीणों को मवेशी चराने में अच्छी खासी परेशानी होना शुरू हो गई है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण मंगलवार को परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे के निवास स्थान पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। मतलब हम अपन अभी बता देंगे ना, सुनो भैया काका जी, हम उनको पहले बता देंगे ना कि भैया ये वाले जगह से हमको रास्ता दो, उतने जगह बोलो छोड़ देंगे, यहाँ से गाय पानी जाना। परसवाड़ा क्षेत्र के चंदना निवासी मीरा अमूल्य बताते हैं कि चंदना, उड़दना, झाड़ी टोला, लूटमारा, सुकड़ी, घोड़ादेही सहित अन्य गांव के आसपास वन विभाग इन दिनों तार की बाउंड्री बना रहा है, जिस कारण मवेशी जंगल के भीतर नहीं जा पा रहे। अब ग्रामीणों को मवेशी चराने के लिए अच्छी खासी परेशानी होना तय है। लोग आए हुए थे हमारे चंदना, झालीटोला, उड़दना, सुकड़ी, घोड़ादेही, लूटमारा, इन 4-5 गांव की मवेशी जंगल जाती हैं। उस जंगल में जहां मवेशी चरती वहां से फॉरेस्ट विभाग के द्वारा पूरा फेंसिंग कर दिया गया है और मवेशी अब वहां जा नहीं सकती और सभी गांव के आसपास सिर्फ उपजाऊ भूमि है, कहीं मवेशी चराने की जगह नहीं है। तो हमको उस जंगल में मवेशी को चरने के लायक रास्ता चाहिए। तो कब से बंद किया है रास्ता? ये अभी चालू है वहाँ पे
कार्य बंद करने का कार्य चालू है। जहाँ से मवेशी जाती वहाँ बंद हो चुकी है, रास्ता बंद हो चुका है। परेशानी यही है कि वहाँ मवेशी जा ही नहीं सकती जंगल में। नहीं, काम रुकवाने के पक्ष में भी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ पे मवेशी चर लें, सिर्फ रास्ता दे दें। हम पूरी फेंसिंग को बंद नहीं कराना चाहते, सिर्फ वहाँ मवेशी जाने की 4-5 गांव की जो मवेशी एक साथ जाती वहाँ पे रास्ता मिल जाना चाहिए। चंद्रा निवासी टेकलाल बोपचे बुजुर्ग किसान बताते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी बीत गई, हम जंगल में ही मवेशी चराते हैं और हमें यही मालूम है कि जंगल ही हमारे चारागाह है, लेकिन अब वन विभाग उसे तार से बंद कर रहा है तो हम भविष्य में मवेशी पालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये तो जानकारी नहीं है हमको क्यों कर रहे। हमारे गाय की लोग बताए कि उधर जंगल में गाय जा ही नहीं सकती। मैं गाय नहीं चराता, 4-8 रोज से गाय घर में बंधी रही। अब चराने में बिल्कुल ये हो गए। अब कहाँ तक परेशानी ये करें। लोटमारा की गाय, झालीटोला, चंदना की गाय बंधी रहने लगी। इसके लिए जो है तो हमको रास्ता चाहिए बस। अच्छा, पहले कभी उसने बंद किया था क्या? नहीं, 3 पीढ़ी हो गए, कद 7 पीढ़ी हो गए, वहीं से निकास होता है। निस्तार वही। घोड़ादेही के सरपंच लक्ष्मण उइके बताते हैं कि हम सभी को आपत्ति है कि वन विभाग जंगल में तार से बाउंड्री बना रहा है। अगर वहां बाउंड्री बना देंगे तो हमारे मवेशी चरने के लिए कहां जाएंगे। हमारी अब प्रशासन से यही मांग है कि हमें जंगल के भीतर जाने के लिए रास्ता भी चाहिए और मवेशी चराने के लिए जगह भी। मगर हमको आपत्ति आ रही है, गांव वाले को और सभी आसपास गांव वालों को आपत्ति है। मवेशी चराने के लिए हमको जाए नहीं है, जगह नहीं है और वो फेंसिंग तार रूंध देगी तो हमारे गाय मवेशी कहाँ जाएंगे चरने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें वहाँ गाय चरने के लिए रास्ता भी चाहिए और जंगल भी चाहिए हमको, क्योंकि फिर वो फेंसिंग तार रूंध देंगे तो हमारे गाय जाएंगे कहाँ चरने के लिए। तो ऐसे हमारे माननीय है कि हमारे जो चंदना के हैं, घोड़ादेही के हैं, सुकड़ी के हैं, लोटमारा के हैं, उड़दना के हैं, झालीटोला के हैं, इतने मवेशी हमारे वहाँ जाते हैं, उस जंगल में चरते हैं। तो हमको जाए भी चाहिए उनको चरने के लिए, गाय के लिए। हमारे परसवाड़ा क्षेत्र के लोगों ने बताया कि वन विभाग अपनी जंगल में तार की बाउंड्री बना रहा है। निश्चित ही इस कार्य से 11 गांव के लोग प्रभावित होंगे, मवेशी चराने में परेशानी होगी। निश्चित ही हम वन विभाग के साथ बैठक कर बीच का रास्ता निकालेंगे, जिससे ग्रामीणों को परेशानी ना हो और वन विभाग भी अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहे। हमारे चंदना, घोड़ादेही, उड़दना, सुकड़ी ऐसे दर्जन भर ग्राम पंचायत हैं जिनके मवेशी चराने के लिए फॉरेस्ट विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी मुझे अभी आप सब लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है कि फेंसिंग कर रहे हैं। अब वो फेंसिंग क्यों कर रहे हैं ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे ही पता चला कि फेंसिंग वहाँ पर वृक्षारोपण करके कॉर्पोरेशन वाले वहाँ पर पौधा लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फेंसिंग करने का काम प्रारंभ किया है। अभी हम बड़े अधिकारियों से चर्चा करके इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे मवेशी के चारागाह का जो स्थान है वो हमारा जंगल ही है और उस जंगल में हमारे मवेशी जाते हैं। तो विभाग और हमारे अपने लोगों के साथ में बैठ के एक बीच का रास्ता निकाल के हमारे मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था हम करेंगे। अभी ये तो प्रथम बैठक हमारी चर्चा हुई है, सब के सब लोग गांव के लोगों को जो पता चला कि हमारा जंगल बंद कर, हमारा मवेशी को बंद कर दिया अंदर जाने के लिए। ये समस्या है, इन लोगों को अब बाकी अधिकारियों ने बताया नहीं, चर्चा भी नहीं हो पाई। तो इनको लगा कि हमने अपने क्षेत्र की जनता ने हमारा नेता चुना है तो अपने विधायक के पास वो आए हैं, निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान हम करेंगे। तहसील खैरलांजी ग्राम डोंगरिया स्थित रेशम विभाग कार्यालय में कार्यरत लगभग आधा सैकड़ा से अधिक कृषक ग्रामीणों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने रेशम कोसा खेती में मजदूरी का कार्य करने वाले किसानों को करीब 6 माह से मानदेय न मिलने की शिकायत की। खैरलांजी जनपद पंचायत सदस्य प्रकाश उइके बताते हैं कि डोंगरिया ग्राम में रेशम विभाग कार्यालय के अंतर्गत रेशम की खेती की जाती है, जिसमें 100 से अधिक किसान मजदूरी का कार्य करते हैं, लेकिन उन मजदूर किसानों को 6 माह से मानदेय नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द मजदूर किसानों को 6 माह का मानदेय नहीं दिया गया, सभी मजदूर किसानों के द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। डोंगरिया गाँव में रेशम विभाग कार्यालय है, जिसमें रेशम कोशा बनाने के लिए सब कार्यरत मजदूर लोग हैं और विगत इनको 6 महीने से इनका जो मानदेय है, जो मजदूरी है, 6 महीने से इनको मानदेय मजदूरी नहीं मिल पा रही है, ताकि नहीं मिलने के कारण इनके जीवन यापन में घर परिवार को चलाने में काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी परेशान है 6 महीने से और इसलिए अपनी बात को रखने के लिए सामान्य कलेक्टर महोदय जी के पास में आए हुए हैं। ऐसे कितने किसान हैं जो इस खेती में जुड़े हुए हैं रेशम?
और कितना पेमेंट अटका हुआ है और कितना महीने का मिलता है, इनका मानदेय? मंगलवार को जिले भर में एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आधा सैकड़ा से अधिक परित्याग्या महिलाएं पहुंची, जिन्होंने बीपीएल कार्ड, पेंशन और आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने उनकी सभी मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। परित्याग्या महिला निशा पारदी ने बताया कि परित्याग्या महिलाएं कई बार कलेक्टर कार्यालय में आकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। हम लोग परित्याग्या महिलाएं हैं, हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, कम से कम 10 बार आ चुके हैं, और हम लोगों का ना तो राशन कार्ड है, ना तो हम लोग को पेंशन मिलती है, ना हम लोग का आवास है। जैसे मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं आती है, ना तो योजनाओं का हमको लाभ मिल दिया जाता है। हम बार बार आते हैं यहाँ पर और वापस चले जाते हैं, और हम लोग का कुछ भी नहीं हो रहा है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान समाजसेवी जितेंद्र सिंह मोहारे ने बताया कि यदि इस बार परित्याग्या महिलाओं की मांग पूरी नहीं की जाती तो सभी महिलाएं कलेक्टर कार्यालय के सामने निर्जला उपवास पर बैठ जाएंगी। ये जो परित्यक्ता महिला जिनके पति ने छोड़ दिया है, ये अपने घर से भी वंचित है, परिवार से वंचित, समाज से वंचित है, इनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि करीब 5,000 रुपये पेंशन दिया जाए। तो हमारे पिछली बार हम आए थे, अपर कलेक्टर महोदय मरकाम जी ने आश्वासन दिया है, इनकी मांगों को हम लोग जो है सरकार तक ऊपर भिजवाएंगे, मुख्यमंत्री तक। तो अभी फॉर्म भर के दिया है आज। हमारे मानवाधिकार मित्र जो है हमारे मेश्राम जी, इनने भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, और इनके सहयोग से आज मरकाम जी से बात करके सभी महिलाओं को फॉर्म भरने दिया है कि इनका पूरा पता, एड्रेस मिल जाए, और उनके पति ने किस कारण त्याग किया है, इनके जो जहाँ जनपद से आए हैं वहाँ के सीओ को लेटर जाएगा, और वहाँ से इनके घर जाएगा लेटर, और पूरी जांच होगी इनकी कि पति ने क्यों छोड़ा गया है, और फिर पेंशन लागू की जाएगी। सरकार की ओर से हम लोगों ने मांग किया है, और माननीय प्रशासन भी सहयोग कर रहा है पूरी महिलाओं को। बालाघाट जिले की आज बुलाया था फिर से फॉर्म भरने के लिए, और मैं जिले की समस्त परित्यक्ता महिलाएं। मानव अधिकार आयोग सदस्य भरत मेश्राम ने बताया कि नियम के मुताबिक परित्याग्या महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन और आवास दिए जाने का प्रावधान है। बावजूद इसके भी अभी तक इन परित्याग्या महिलाओं को शासन के द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी गई। उन्होंने आगे बताया कि आवेदन जमा करने के 15 दिनों बाद वे प्रत्येक परित्याग्या महिलाओं के घर जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि शासन के द्वारा उन्हें आवास और पेंशन दी जा रही है या नहीं। पिछले समय कलेक्ट्रेट में मिली थी, मैंने उनको ये कहा कि आपको क्या क्या मिलता है शासन की तरफ से, तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिलता, जबकि इनको प्रति माह 600 रुपये पेंशन मिलने का प्रावधान है और एक आवास मिलने का प्रावधान है। गोविंद प्रसाद मरकाम जी से मैंने ये बात किया तो उन्होंने कहा आप सही बोल रहे हैं, आप इनको इस मंगलवार को बुला लो और सबके फॉर्म भर देंगे, और सारे सीओज को मैं आदेश कर दूंगा, और इनको जांच करके फिर तुरंत इनको पेंशन मिलेगी 600 रुपये प्रति माह, और एक आवास हम उनको उपलब्ध कराएंगे। तो वर्तमान में जो इनकी तकलीफ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर ये शासन से जो भी मांग कर रहे हैं, शासन के स्तर पर ये मांग कर ले। मैंने केवल ये प्रयास किया जितेंद्र मोहारे जी और मैंने कि आयोग मित्र के होने के नाते मानव के अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन हो, इसलिए हम इनको मदद कर रहे हैं, और इनको पेंशन मिले और इनको आवास मिले, हमारी मंशा है। शासन इनमें इसको। नगर मुख्यालय से लगे हुए गरा पंचायत के बॉटनिकल गार्डन वार्ड नंबर 11 के निवासियों ने पट्टे की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वार्ड वासियों को जल्द से जल्द पट्टे दिए जाने की मांग की। चर्चा के दौरान गर्रा के वार्ड नंबर 11 के पंच जुबेदार शाह ने बताया कि उनके वार्ड में करीब 200 परिवार ऐसे हैं जो 25-30 वर्षों से घास भीड़ की जमीन में अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा उन्हें अब तक मकान का पट्टा नहीं दिया गया है, जिसके चलते वे शासन की आवास योजना से वंचित है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन प्रशासन के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सभी वार्ड वासियों के द्वारा उग्र आंदोलन कर भूख हड़ताल की जाएगी। सर पट्टा किया है, पट्टा नहीं मिल रहा है हम लोग को, 20-25 साल से हम लोग रह रहे हैं। सर नल जल योजना भी है, लाइट भी है सर, पक्की सड़क है, शिक्षा गारंटी स्कूल है, आंगनबाड़ी स्कूल है, फिर पट्टा नहीं दिया जा रहा है सर हमको, यानी हम लोग पंचायत से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर कम से कम 150-200 रुपये। ये पट्टे के मांग के लिए भी आए थे, और बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले कितना आता था, अब कितना? पहले 200 रुपये आता था। कौन सी योजना के तहत? ये अभी 200 रुपया करके नहीं आया था क्या? वो जब से 200 आ रहा था, इस महीने में बहुत ज़्यादा आ गया है। कितना आया है? इस महीने में 1800 कुछ रुपया आया था। स्थानीय निकाय चुनाव के पूर्व भाजपा एक बार फिर अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में 6 जुलाई को पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। मंगलवार को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास पर सदस्यता अभियान चलाए जाने के पूर्व बैठक का आयोजन किया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि युवा इसमें ऑनलाइन सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं।
इसके अलावा 20,000 सदस्य बालाघाट से बनाए जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी, इस पार्टी के 10 करोड़ से अधिक सदस्य अब तक बन चुके हैं। हमारे लिए गौरव का विषय, प्रसन्नता का विषय, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने और जिस तरह से देश की जनता ने अभूतपूर्व स्नेह, प्यार और विश्वास दिया है, लाखों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए आतुर तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन ने और प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मान्यवर हमारे चौहान जी, शिवराज सिंह जी चौहान राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी मनोनीत और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। यह सदस्यता अभियान 6 तारीख से प्रारंभ होगा। 6 जुलाई से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करते हुए हम सदस्यता अभियान का प्रारंभ करेंगे, जो 11 अगस्त तक चलेगा। बीते दिनों शहर के अंबेडकर चौक में केबल कंपनी के द्वारा नगर पालिका की पाइपलाइन फोड़ दी गई। इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए नगर पालिका ने सड़क फोड़ दी, लेकिन अब उस सड़क को बनाएगा कौन? निश्चित ही पहली बारिश में पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई, जब रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच एक ट्रक अचानक अंबेडकर चौक में उस स्थान में फंस गया जहां पर बीते दिनों खुदाई हुई थी। समय रहते चालक ने सूझबूझ दिखाई, वरना बड़ी घटना होते देर नहीं लगती। गाड़ी फंसने के बाद स्वयं वाहन के परिचालक ने सड़क पर बैरिकेड लगाए, जिस कारण दूसरे वाहन भी दुर्घटना का शिकार न हो। निश्चित ही यातायात विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, जिस कारण एक ट्रक वहां फंस गया। वहीं परिचालक की सूझबूझ, जिस कारण अन्य वाहन इस मार्ग पर फंसने से बच गए। कितने बजे की घटना है? ये 10:15 बजे रात की बात है। ये रोड चालू थी, जब गाड़ी फंसी तो अपन ने बैरिकेड लगाए। तो बैरिकेड पहले लगे हुए नहीं थे? नहीं लगे नहीं थे यहाँ पे बैरिकेड, अपन ने खुद बैरिकेड लगाए। तो ये माल कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये गर्रा से नेवर गाँव। क्या जा रहा है इसमें? धान है। तो ये अभी फंस गया है यहाँ पर? और यहाँ पे आके फंस गई गाड़ी। तो ये नगर पालिका वाले क्या बोलते हैं? नगर पालिका वाले आए हैं, अभी क्या बोल रहे हैं लोग? नगर पालिका वाले आए, देख रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे हैं। अपने रिकॉर्ड समय से सबसे देरी से पहुंच रहे मानसून से अब जिले वासियों को बहुत अधिक उम्मीद है। सूखते जल स्रोत, खेती के काम के लिए किसानों की चिंता और भीषण गर्मी से निजात, हर वर्ग यही उम्मीद लगाए बैठा है कि मानसून पहुंचा है तो झमाझम बारिश के साथ सभी को राहत दे। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जून माह में बारिश ने पूरी तरह से दगा दे दिया है। नतीजा पिछले सारे आंकड़े और पूर्वानुमान पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं। भूलेख अधिकारी MS मार्को भी मानते हैं कि बारिश तो लेट हुई है, लेकिन अब अच्छी होगी। जिले बालाघाट में जी मानसून कुछ देरी से आ रही है। अभी तक जो है कुल आज की वर्षा 3.5 हुई है और आज की, और टोटल 26.7 mm हुई है। पिछले वर्ष इसी दिनांक को 9.8 mm हुई थी एवं कुल टोटल 129.3 हुई थी, जो इस साल पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम है। और आगे अब उम्मीद है ऊपर वाले से ही लगा रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी और अच्छी बारिश हो जाए तो कृषकों को फसल बोने जो बो रहे हैं उनको अच्छी फसल पैदा हो जाए। यदि स्थिति अच्छी रही तो फसल अच्छी होने की उम्मीद है। आशा तो यही है कि ऊपर वाला जो है अच्छी बारिश करे ताकि किसान में खुशहाल रहें। भारत के 5 वर्ष के रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो 2013-14 में 995.5 mm, 2015-16 में 888.7 mm, 2016-17 में 1120 mm, 2017-18 में 921.5 mm और 2018-19 में 1037 mm बारिश दर्ज की गई है। जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत में एक अधूरी नाली निर्माण अब बारिश में परेशानी का कारण बन रही है। पूरा मामला वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर सड़क निर्माण के साथ साथ नाली निर्माण कराया जाना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और निर्माण को रोक दिया। इस कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही है और पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। पहली बारिश में ही हमारे घरों के भीतर पानी आ गया। पंचायत को जल्द ही इस विषय पर कदम उठाना चाहिए, वरना हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये घर में पानी भर गया तो भैया
अच्छा, पानी भर गया था? हाँ, बहुत दिक्कत हुई, कचरा वचरा सब फंस गया था घर में, ऊपर तक के पानी हो गया था। अच्छा, तो फिर कैसे निकाले फिर पानी को? फिर साफ करे, पानी फेंके। अच्छा, क्या वजह लग रही है आपको ये इसमें? अब पता नहीं जी, इन लोगों ने तो एक बार गहरी कर दिए, फिर और भर दिए हैं। ये निर्माण कार्यों के कारण ही पानी भरा गया? पानी गिरा था भैया, क्या आजू बाजू का सब पानी यहाँ भर गया था पूरा। करीब करीब 1 फीट ऊपर पानी था वहाँ तक अंदर तक। तो ये सब भरन नाले है, और नाली का काम वैसे रुका हुआ है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है काम। अच्छा, क्या वजह लगती है कि आपके घरों में पानी घुस गया था? पानी की वजह सर वो उधर आगे में, वो वहाँ से क्या रोड आगे बनी ही नहीं नली, उस वजह से यहाँ पानी पूरा, इधर का भी यही आता है और इधर का भी चारों तरफ का पानी आता है। क्या नाली क्या गहरीकरण हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला ना। देखो ना साइज़ क्या है नाली का। कब से बन रही थी नाली में? हो गया 2-3 महीने हो गए, अभी तक पूर्ण नहीं किया है? ज़्यादा हो गया, 6 महीने। तो अब कैसे करेंगे, जैसे बरसात आने वाली, अधूरा निर्माण है? अब कुछ नहीं, नाली रोड काटना पड़ेगा, वही ऑप्शन है, बाकी घर में पानी घुसेगा। ये अधूरा निर्माण के कारण है। अधूरा निर्माण करें, ये क्या कई 6 महीने से नाली बन रही है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। वो अधूरी नाली बना के छोड़ देते हैं। वो आगे में काम रुक चल रहा था, वहाँ से भी छोड़ दिए, आगे वाले ने भी रोक दिया, बोले वहाँ से मेरे यहाँ से तोड़ूंगे नहीं। ये काम सब सरपंच का है ना, सरपंच को तुड़वाना चाहिए, तुड़वा के नाली बनवाना चाहिए, पूरा काम अधूरा को पूरा करना चाहिए। अच्छा, कितने घरों में पानी घुस जाता है? ये यहाँ से हमारे 5 घर हैं, 5 घरों में पानी पूरा घुस जाता है। तो आपने सरपंच को बताया क्या? सरपंच को बताया था, वो तो नाली बना रहा था, तो कल मैंने रुकवाया, मैंने यहाँ से नाली बनाएगा नहीं तू, क्योंकि पहले गहरीकरण नाली थी, उसको फिर पूर के ये ऊँची कर दी नाली। अभी ऊँची भी अगर बनाता है तो क्या बोलते हैं, नाली तो पूरा बाहर नाली का पानी सब घर के अंदर घुसेगा, तो निर्माण कहाँ से, पानी कहाँ से जाएगा? तो वो पहले गहरी थी, इसको गहरी नाली थी, तो उसको पूर के इसको ऊंची करें तो ऊंचा होगा, तो घर का पानी भी नहीं निकलेगा और बाहर का पानी अंदर जाएगा। चर्चा के दौरान कोसमी सरपंच त्रिलोक बंबूरे ने बताया कि नाली निर्माण कार्य के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया था। नतीजा अब बरसात में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही इस विषय पर सामंजस्य बिठाकर नाली निर्माण कार्य करवाया जाएगा। क्या हुआ है, वहाँ से पहले रोड बन चुकी है, रोड बनने के बाद में क्या है, इन लोगों के मकान नीचे आ चुके हैं, नीचे हो चुके हैं, जिस कारण से क्या है, हमारी पक्की RCC नाली चालू है, और क्या है, पानी आने के कारण में इनके घर नीचे होने के कारण पानी जमा हो रहा है, और नालियों का काम चालू है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिस कारण से पानी निकासी में समस्या हो रही है। सर, ये भी देखा कि उनका कहना है कि निर्माण अभी बंद है, जिससे मतलब बंद होने के कारण पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। नहीं, निर्माण चालू है। अभी 2 दिन पहले वहाँ पे काम रुकवा दिया गया था कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे फिर मैं जाके वहाँ पे देखा मैंने, तो वहाँ पे काम रुकवा दिया था, जबकि नाली का काम अभी 2 दिन पहले ही पूर्ण हो जाता। सोमवार की रात को झमाझम बारिश ने शहर के सभी स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस बात से अनभिज्ञ एक स्कूल वैन चालक मंगलवार की सुबह रोजाना की तरह शहर के खाली पड़े प्लाटों से वैन लेकर जा रहा था। तभी इसी दौरान वह पानी में जाने लगी। स्थानीय लोगों ने उसे आवाज दी और समय रहते वैन को पानी से बाहर निकाला, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि इस दौरान उसमें 3 स्कूली बच्चे सवार थे। जानकारी के अनुसार वैन केंद्रीय विद्यालय भरवेली की बताई जा रही है। लालबरा तहसील मुख्यालय के हाई स्कूल में बीते वर्षों से स्टेनो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से स्कूलों की पढ़ाई करवाई जा रही थी। 10वीं क्लास के बाद 11वीं कक्षा में स्टेनो की पढ़ाई कर छात्र भविष्य में स्टेनो बनने के ख्वाब सजाते थे। ऐसा भी हुआ है कि लालबरा क्षेत्र से प्रदेश में सैकड़ों स्टेनो बने हैं। इस वर्ष से शासन के द्वारा स्टेनो कोर्स को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर 10वीं के बाद 11वीं में स्कूलों की पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्र आंदोलित हो गए और बीते छात्रों ने लालबरा हाई स्कूल की प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने स्पष्ट बताया था कि स्टेनो शासन स्तर से बंद कर दिया गया है। इसी मांग को लेकर छात्रों ने मंगलवार को जन सुनवाई में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हमें स्टेनो सब्जेक्ट चाहिए, बट उत्कृष्ट स्कूल में स्टेनो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ये उत्कृष्ट स्कूल कहाँ की है? अपने लालबर्रा की। कब से सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं है? इसी साल बंद हुआ है सब्जेक्ट अपने लालबर्रा में। हम जब भी स्टेनो सब्जेक्ट मांगने जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो हर समय अलग अलग जवाब मिलता है। सबसे शुरू में गए तो 25 बच्चे मांगे, हमने 25 बच्चे लेकर आए, तो दूसरी बार बोलते हैं कि हम स्टेनो सब्जेक्ट नहीं देंगे। टीचर की मतलब कि टीचर नहीं है यहाँ पर। नगर के वार्ड नंबर 5 सरेका बाईपास पर स्थित एक मकान में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक और उसके
माता पिता की जमकर पिटाई कर उनको घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे यह घटना बताई जा रही है। घटना में घायल वीरेश राहंगजाले 29 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में केसरीलाल राहंगजाले 54 वर्ष और रेखा राहंगजाले 40 वर्ष को मामूली चोटें आई है। मैं शोरूम से घर आ रहा था, घर के अंदर घुस रहा था। गेट लगाने के बाद मेरे को गेट की आवाज़ आई ठोकने की। मैंने गेट खोला और 7-8 लोग अंदर घुस के मेरे को मारपीट करने लगे, जिसमें से साइद खान, शाकिर और एक और बबलू खान। तो कोई दुश्मनी है क्या आपको? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वारासिवनी में लोकसभा चुनाव के बाद से मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिला मुख्यालय पहुंचकर आवेदन कर शिकायत कर रहे हैं और कई आवेदक बिना आवेदन किए वापस हो रहे हैं। जन सुनवाई में गरीबी रेखा के कार्ड, जमीन विवाद के प्रकरण, निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार व अन्य शिकायत व योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों के द्वारा आवेदन दिया जाता है और प्रशासन के द्वारा समय अवधि में निराकरण कर लाभ दिलवाया। हमको जानकारी ये थी कि भी जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद में जानकारी ये लगी कि लोकसभा चुनाव के पहले से जन सुनवाई जो प्रत्येक मंगलवार को होती थी महीने के, वो जन सुनवाई अभी बंद है। किस तरह से परेशानी हो रही है हितग्राहियों को? जैसे आपको होता ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़े जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में शिकायत करने आते हैं। क्योंकि जन सुनवाई में जो शिकायत की जाती है उसका बहुत कम समय में निराकरण कर दिया जाता है, इसीलिए हितग्राही पर्टिकुलर किसी अधिकारी को शिकायत देने के बजाय वो जन सुनवाई में शिकायत देना ज़्यादा उचित समझता है। क्योंकि यहाँ देखने के बाद आने के बाद ये पता चला कि जन सुनवाई विगत 1 माह से नहीं हो पा रही है, जिससे हितग्राही को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वारासिवनी तहसील कार्यालय में विगत माह से जन सुनवाई का आयोजन नहीं हो रहा है, जिससे हितग्राहियों को परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन से जन सुनवाई शुरू करवाने की मांग की है। आज मंगलवार जन सुनवाई का दिन रहता है, परंतु यहाँ कई हितग्राही आके घूमते फिरते रहते हैं आवेदन लेकर, पर यहाँ जन सुनवाई नहीं हो रही है। कब से नहीं हो रही? यहाँ करीब लोकसभा चुनाव के बाद से नहीं हो रहे। लोकसभा चुनाव से नहीं हो रही, जिसके कारण क्या है, हितग्राही लोग बहुत भटकना पड़ता है उनको। यहाँ नहीं होने के कारण वो बालाघाट जाते हैं, जिनके कारण उनको आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। ये बताइए, जन सुनवाई का जो आयोजन किया गया था किस उद्देश्य को लेकर किया गया था? जन सुनवाई का आयोजन इसलिए किया गया था कि कम से कम हितग्राही जो आए तो उनको तत्काल निराकरण हो जाए। 1 सप्ताह के अंदर उनका निराकरण करके देना पड़ता था, तो निराकरण नहीं हो पा रहा है। दूरभाष पर प्रभारी एसडीएम ऋषि पवार ने बताया कि मुझे वारासिवनी का प्रभार दिया गया है। जन सुनवाई क्यों आयोजित नहीं हो रही है उसकी जानकारी लेकर जल्द शुरू की जाएगी। बारिश शुरू होते ही जिले के भीतर किसानों ने बोनी शुरू कर दी। इसके साथ ही बीज और खाद की मांग बढ़ने लगेगी। इस तैयारी को देखते हुए 2 जुलाई को वरिष्ठ महाप्रबंधक विजय सिंह कुर्मी द्वारा मुख्य शाखा बालाघाट अंतर्गत समनापुर समिति, शाखा लामता एवं समिति चरेगांव, शाखा परसवाड़ा और शाखा बैहर में शाखा प्रबंधकों व समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर खाद बीज वितरण की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वारासिवनी तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में कोटवार संघ की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने कोटवारों को आ रही परेशानी पर चर्चा की। 8 जुलाई से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार के वचन पत्र अनुसार नियमित किए जाने का ज्ञापन सौंपने सहित अन्य बिंदु पर चर्चा कर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जो हमारी बैठक की मासिक बैठक है, 8 तारीख से जो सत्र चालू हो रहा है, इसमें निम्न बिंदु हम रखने जा रहे हैं। जो इस प्रकार है कि कांग्रेस सरकार ने जो हमारे को बोली थी नियमित करने के लिए, वो एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि जिन भाइयों की, जैसे कुछ लोगों की अभी पेमेंट बढ़ी है, ज़मीन वालों का नहीं बढ़ा है, उस विषय में भी हमारी चर्चा चल रही थी। और जैसे हमारे कोटवार भाई कुछ मीटिंगों में आते हैं, कुछ नहीं आते, इस बारे में भी कुछ हमारी चर्चा है। वारासिवनी में भी शासन के आदेश के अनुसार किसानों को कृषि विभाग व सेवा सहकारिता समिति में अनुदान में धान बीज का वितरण किया जा रहा है। और उसका सरकार अलग पैसा देगी। इस वर्ष हमें RKVY योजना अंतर्गत हाइब्रिड बीज का वितरण किए गए हैं।
जिसका उद्देश्य ये है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करें। और रहा सवाल किसानों को वितरण का है, तो हमने हर गांव पीछे 7-7 बैग वितरण का लक्ष्य दिया था और लगभग प्रत्येक आरईओ को जिसके कार्यक्षेत्र के अनुसार से बीज हमने पूर्ति किया है और कृषकों के यानी आरईओ द्वारा उक्त बीज का वितरण कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है ना। इसमें बीज ग्राम योजना अंतर्गत हम जो बीज प्रदाय कर रहे हैं, इसमें 1245 रुपये का प्रति बैग पड़ता है। शासन द्वारा 525 रुपया अनुदान दिया जाएगा। लालबर्रा के उत्कृष्ट स्कूल में 2 जुलाई को 46 छात्रों ने सामाजिक विज्ञान का पर्चा हल किया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा प्रारंभ हो गई है। ब्लॉक अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत पूरक प्राप्त छात्र छात्राओं ने शामिल होकर सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हल किया। यह परीक्षा निर्धारित समय दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक संपन्न करवाई गई, जिसमें कुल दर्ज 51 परीक्षार्थियों में से 47 परीक्षार्थी शामिल हुए एवं 4 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा प्रभारी संजीव कुमार मरावी ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र में 2 जुलाई को 9वीं की पूरक परीक्षा आयोजित की गई थी। नौवीं कक्षा की पूरक परीक्षा थी। 2 से 5 का समय है इसका। और आज बच्चों ने सामाजिक विज्ञान का पर्चा हल किया है, जिसमें हमारे पास टोटल विकासखंड के बच्चे आए हैं, जिसमें 51 दर्ज संख्या थी और 4 अनुपस्थित रहे और उपस्थित 47 बच्चे रहे। इसी प्रकार से 2 से लेकर सीधे 10 तारीख तक पूरक परीक्षा होनी है 9वीं कक्षा की। लालबर्रा नगर मुख्यालय के बैल बाजार स्थित पावर हाउस का सिटी ट्रांसफार्मर खराब होने एवं एबी स्विच खराब होने से 1 घंटे बिजली गुल रही। बालाघाट से पहुंची पीएसजी टीम के द्वारा सिटी ट्रांसफर को दुरुस्त किया गया एवं स्थानीय विद्युत कर्मियों की मदद से एबी स्विच को दुरुस्त किया गया। वीसीबी का कार्य किया गया, जैसे सिटी बस्ट हो गई थी, बालाघाट वाले आए थे, बालाघाट वालों ने सिटी लगाए हैं एवं उसको चालू किए। तो सर कितने समय लाइट गुल रही? लगभग क्या है ये, और ये जाम फीडर का एक एबी स्विच बैठ नहीं रहा था, उस एबी स्विच का कार्य किया गया है, एबी स्विच ठीक करके और ये लाइन चालू की गई है। लगभग 1 घंटा करीब लगा। तभी सर जैसे बार बार लाइट गुल होने की समस्याएं अब क्या तो कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उस पीरियड में क्या है कि होते रहता है। अब जैसे मान लो क्या है कि बाहर फीडर में अगर आ गया, फॉल्ट आ गया, तो उसका रिफ्लेक्ट आता है, तो यहाँ से बंद हो जाती है, फिर चालू करना पड़ता है। नगर मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय के सामने स्थित सामुदायिक भवन में शासन की योजना अंतर्गत शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं व कक्षा 6वीं में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। पद्मेश की टीम ने पाया कि एक साथ इतनी साइकिलें तैयार होने के बाद वितरण नहीं हो पाया है। परिसर में 1200 से अधिक साइकिलें वितरण हेतु तैयार खड़ी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 वर्ष से नहीं मिला किराया, मकान मालिक ने लगाया आंगनबाड़ी में ताला। ट्रैक्टर पर सवार होकर पौधारोपण करने पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष। बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने जिला प्रशासन की टीम ने किया निरीक्षण। वन विभाग ने खड़ी की दीवार, 1 दर्जन गांव का बंद हुआ रास्ता। और 6 जुलाई से भाजपा शुरू करेगी सदस्यता अभियान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।